है ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन मॉक टेस्ट सीरीज जो कि लिया करते थे जब हम रिवीजन के समय। वो कहा करते थे कि मॉक टेस्ट सीरीज में अगर कोई सवाल ना बने तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल के पीछे का कंसेप्ट आप इस टेस्ट सीरीज के बाद इतने अच्छे से समझिए कि फ्यूचर में कभी भी अगर वो सवाल आए उस कंसेप्ट से रिलेटेड तो उस समय वो सवाल बन जाना चाहिए, उस समय गलती नहीं होनी चाहिए।
तो ये सेमी सर्कल प्लस रेक्टेंगल का एरिया मेरे को कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये आ गया सेमी सर्कल प्लस रेक्टेंगल, तो Q12 एरिया ऑफ द सेमी सर्कल कितना आया, π/8, राइट। डायमीटर एक आप एक्स एक्सिस से ले लो, तो 600 माइनस 300, सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं अपन सीधा सीधा। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो गया π/4 इंटू एक डायमीटर मेरे को मिल गया 600 माइनस 300, और यहां से मेरे को मिल गया S2 इंटू S2 माइनस S1, राइट। तो एरिया ऑफ द सर्कल मेरे को क्या मिल गया, 375 पाई S2 माइनस S1, दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। हाँ नहीं, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या मिलेगा मेरे को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 450 S2 माइनस S1 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला टेम्परेचर, तो 300 और 600, तो ये टेम्परेचर आ गया 450। क्लियर। तो बच्चों हीट सप्लाई मेरे को क्या मिल गया, Q12 मेरे को मिल गया 70, सॉरी हाँ हाफ कर 75 π/2 प्लस 450 S2 माइनस S1, इज दैट क्लियर। Q12 मेरे को मिल गया। Q12 क्या है, हीट सप्लाई है, हीट रिजेक्शन है, क्योंकि यहां पे एंट्रोपी बढ़ रही है, तो ये मेरे को मिल गया हीट सप्लाई, करेक्ट है। व्हाट इज नेट वर्क डन, हाँ सीधा सीधा सर्कल का एरिया अपन निकाल ही चुके हैं, तो वर्क डन मेरे को मालूम ही चल गया है, वर्क डन जो है वो एरिया ऑफ सर्कल के बराबर हो गया। तो एफिशिएंसी मेरी क्या आ गई, एफिशिएंसी मेरी मैं निकाल सकता हूं W डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई, करेक्ट है। हीट सप्लाई W कितना आया था आपका, 75 पाई S2 माइनस S1, और हीट सप्लाई आया 37.5 पाई प्लस 450 इंटू S2 माइनस S1, तो ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर आ गया मेरा 75 पाई डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है बताओ, 37.5 पाई प्लस 450। %, बात समझ में आई। इसकी एफिशिएंसी 1 माइनस T2/T1 यानी कि 50% क्यों नहीं होगी, 50% तब होता है जब पूरा का पूरा हीट सप्लाई 600 केल्विन पे होता। कौन सा क्वेश्चन था बेटा, हाँ लगा दिया था मैंने, जरा दिखाना क्लास के बाहर। मैंने लगाया था या तुमने लगाया था, आपने लगाया होगा वो फॉर्मूला, मैं नहीं लगाऊंगा। बात समझ में आई। यहाँ पे 1 माइनस T2/T1 का फॉर्मूला क्यों नहीं वैलिड हुआ, 1 माइनस T2/T1 का फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब 600 केल्विन पे पूरी हीट सप्लाई हुई होती और 300 केल्विन पे पूरा हीट रिजेक्शन हुआ होता। यहाँ पे हीट सप्लाई मेरी 450 केल्विन पे शुरू हो गई है और फिर वो 600 से होते हुए वापस 450 केल्विन तक आ रही है, और हीट रिजेक्शन जो है वो 450 केल्विन से लेके
300 से होते हुए वापस 450 केल्विन पे जा रहा है, यानी कि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिजर्वायर्स के थ्रू हीट सप्लाई हो रही है, इसलिए 1 माइनस टी टू बाई टी वन का फॉर्मूला यहां पर वैलिड नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बना। करेक्ट है। किसका टेम्परेचर निकल जाएगा? फाइनल टेम्परेचर ऑफ, मेरे भाई कैसा तुम लोग यार बिल्कुल लॉजिकली नहीं सोचते हो। बॉल मान लो पहले तुम्हारी 300 केल्विन पे थी, ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन को छोड़ दो, चलो 600 केल्विन पे थी। अब बॉल का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? 300 केल्विन ही तो होगा। लेक का टेम्परेचर क्या है? 300 केल्विन। तो बॉल का फाइनल टेम्परेचर तुमको मालूम है, दैट इज 300 केल्विन। तो उसको क्या निकालोगे तुम? दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बॉल इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द लेक होगा ना, उसमें क्या सोचना है। चलो इधर देखो, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इस चीज को हमेशा याद रखो। क्या बोल रहा है? एक बॉल है, कंडीशन 1 में ले रहा हूं, बॉल का टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ द बॉल इज 300 केल्विन, राइट। तो बेटा बॉल का फाइनल टेम्परेचर क्या आ गया? 300 केल्विन, राइट। बॉल का बॉल का इनिशियल टेम्परेचर क्या आया? 300 केल्विन पे था बॉल पहले, और बॉल का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? लेक का टेम्परेचर यानी कि 300 केल्विन, करेक्ट है। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द बॉल क्या फॉर्मूला लगेगा? बॉल का पूछ रहा हूं भाई, बॉल का एंट्रोपी चेंज कैसे निकालोगे? सी एल एन टी टू बाई टी वन, सो दैट इज 0। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स 0 हुआ क्या? नहीं, अभी आपने सिर्फ बॉल का एंट्रोपी चेंज निकाला है जो कि आपको 0 मिला है। इज दैट क्लियर? अब आपको लेक का एंट्रोपी चेंज निकालना है। लेक का एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? लेक यानी कि क्या हो गया? रिजर्वायर हो गया। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा Q बाई टी, राइट। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? Q का वैल्यू पहले कंडीशन में तो बॉल का टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ ना, लेकिन बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी थी। वो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? दैट विल बी कन्वर्टेड इन हीट एंड ट्रांसफर टू द लेक। तो Q क्या हो गया? mgh के बराबर आ गया। बॉल कितनी हाइट पे था? 1 किलोमीटर। तो जब 1 किलोमीटर हाइट पे था तो उसमें कुछ एनर्जी थी, पोटेंशियल। कितनी एनर्जी थी? mgh। बाद में h क्या हो गया? 0 हो गया। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो mgh का क्या हुआ? वो mgh हीट के फॉर्म में लेक को ट्रांसफर हुआ। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द लेक इज इक्वल्स टू mgh, राइट। तो m कितना दिया हुआ है? दिया है, m दिया है ना। m दिया है 1 kg, g है 9.81 और h है 1000 डिवाइडेड बाय 300। इज दैट क्लियर? कितना आया? चलो इस कितना? 32.7। एक काम करते हैं, इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा। इसको g को अपन 10 लेते हैं। g को 9.81 की जगह मैं अभी 10 ले रहा हूं। 10 लेके इसको बताओ क्या आंसर आ रहा है। 10 ले लो इसको, कितना आ रहा है? 33.3। यूनिट क्या होगा?
किलो जूल कैसे होगा बच्चे? यहाँ पे एच को अगर आप किलोमीटर में लिए होते तो किलो जूल में आता, मीटर में लिए हैं तो जूल में आएगा, जूल पर केल्विन। इज दैट क्लियर? चलो अब डेल्टा एस यूनिवर्स कितना आ गया? डेल्टा एस यूनिवर्स हो गया डेल्टा एस बॉल प्लस डेल्टा एस लेक, तो डेल्टा एस यूनिवर्स आया 33.3 जूल पर केल्विन, राइट? नाउ व्हाट इज द इरिवर्सिबिलिटी? इरिवर्सिबिलिटी इक्वल टू टी नॉट इंटू डेल्टा एस यूनिवर्स। वन इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 10 किलो जूल। आ रहा है देखो 10 किलो जूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टी नॉट डेल्टा एस यूनिवर्स, हाँ हाँ, टी नॉट एम्बियंट टेम्परेचर यानी कि लेक का टेम्परेचर कितना आ रहा है? 10 किलो जूल। आसपास नहीं आ रहा है, वो तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो गलत आ रहा है। अगर आपने जी को 10 लिया है तो एग्जैक्ट आंसर 10 किलो जूल ही आएगा। वो आपका जो 99,900 जो आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे जो एंट्रोपी लिखी है वो 33.3 लिखी है, दैट इज 33.33333 है ना। तो एग्जैक्ट आंसर जो है वो 10 किलो जूल आएगा। क्यों आएगा उस पर अपन चर्चा करेंगे अभी। क्यों आया 10 किलो जूल, कैसे आया, उस पर अपन चर्चा करेंगे। मैंने ये कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं किया रिवर्सिबिलिटी का, ये क्वेश्चन देख के ही मैंने कैलकुलेशन कर लिया था कि यहाँ पे जो रिवर्सिबिलिटी आएगी दैट वुड बी इक्वल टू 10 किलो जूल। उसके लिए मेरे को ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ी ही नहीं थी। मेरे को टी नॉट डेल्टा एस यूनिवर्स वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ी ही नहीं थी। आप फॉर्मूले से निकाले आपको आंसर सेम मिलेगा, राइट? ये मैंने कैसे बोला कि रिवर्सिबिलिटी 10 किलो जूल आएगी वो अपन डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। उससे पहले इसका सेकंड पार्ट अपन सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या लगता है, रिवर्सिबिलिटी कम आएगी या ज्यादा आएगी? चलो निकाल के देख लेते हैं। कम नहीं आएगा बाबू, ज्यादा आएगा। चलो अब सेकंड कंडीशन की बात करें अपन, राइट? हाँ, तो सेकंड कंडीशन में टेम्परेचर ऑफ द बॉल इज गिवन इक्वल टू 600 केल्विन। तो T1 मेरे को क्या मिल गया? 600। T2 क्या मिल गया? 300, करेक्ट? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द बॉल क्या हो गया? C मेरे को कितना दिया है? 0.1, 0.1 ही है ना? 0.1 ln 300 डिवाइडेड बाय 600, तो दैट इज माइनस हाँ माइनस 0.069, ये अपना किलो जूल में आ रहा है ना, दैट इज इन किलो। हाँ वही तो लिखा हूं यार, माइनस 0.069 किलो जूल पर केल्विन। यानी कि जूल में कितना हो गया? -69 है ना, 10 100 100 -69 जूल पर केल्विन, राइट? What is the formula to calculate the change in entropy of the lake? Q by T. Very good. Now what is the value of Q? mgs तो आएगा ही क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हुआ, प्लस C जो बॉल का टेम्परेचर चेंज हुआ 600 माइनस 300,
राइट, mgh प्लस सी 600 माइनस 300। अब डेल्टा एस लेक मेरे पास में आ गया क्यू बाई टी। क्या वैल्यू आ रही है बताओ? सी को जूल में कन्वर्ट कर लेना ना, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करोगे उसको। डेल्टा एस लेक बताओ। हाँ हाँ, जी की वैल्यू 10 ही लेके चलो। कितना आ रहा है? 40,000। क्या 40,000 क्या बता रहे हो? ये हीट ट्रांसफर बता रहे हो कि अच्छा, 40,000 डिवाइडेड बाय टी करो ना। टी मेरे टेम्परेचर ऑफ द लेक, एंट्रोपी ऑफ लेक कितना आ रहा है मैं वो पूछ रहा हूं। कितना? 133.33। ठीक है, 133.33 आया जूल पर केल्विन। 33 कैसे आएगा बेटा? 33 तो पहले आ रहा था। कैलकुलेशन तो सही करो ना। एमजीएच आप निकाल लिए थे, एमजीएच आ रहा है 10,000। एमजीएच आ रहा है 10,000। 10,000 प्लस 100 यानी कि 40,000। 40,000 डिवाइडेड बाय 300 सही है। 133.33 जूल पर केल्विन जो है वो आपका एंट्रोपी ऑफ लेक आया। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ो। अब तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कितना आ गया? हाँ, डेल्टा एस यूनिवर्स मेरे को मिला 133.33। 133.33 माइनस 69, right? So that is equal to 64.33. Can you calculate the irreversibility? Can you calculate the irreversibility? So the irreversibility equal to 300 multiplied by 64.33. क्या आंसर आया? 19,019.3 किलो जूल। कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन सही है। अब अगला क्वेश्चन जिस पे आपको सोचना है, पहले जब बॉल का टेम्परेचर था, ध्यान से सुनिएगा बात को, आराम से सोचिएगा, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। पहले जब बॉल का टेम्परेचर 300 केल्विन था तो इरिवर्सिबिलिटी आई 10 किलो जूल। आपको मुझे यह बताना है बिना कैलकुलेशन के कि यह इरिवर्सिबिलिटी 10 किलो जूल के बराबर कैसे हुई। बिना ये फॉर्मूले को यूज किए भी मैं बता सकता था कि इरिवर्सिबिलिटी 10 किलो जूल आएगी। तो आपको बताना है कि बिना ये वाला फॉर्मूला यूज किए मैं कैसे बता सकता था कि इरिवर्सिबिलिटी 10 किलो जूल आएगी। क्वेश्चन नंबर 1। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूले से आपने निकाला ना, बिना ये वाला फॉर्मूला यूज किए भी मैं आंसर बता सकता था कि इरिवर्सिबिलिटी 10 किलो जूल आएगी। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो। जब बॉल का टेम्परेचर 600 हो गया तो आपका इरिवर्सिबिलिटी हो गया 19.3 किलो जूल। यानी कि पहले की तुलना में सेकंड कंडीशन में क्या हुआ? कितना ज्यादा हो गया? अप्रोक्सीमेटली डबल नहीं, 9.3 किलो जूल बढ़ गया। राइट? तो दो सवाल हैं। पहला सवाल कि पहले कंडीशन में 10 किलो जूल इरिवर्सिबिलिटी क्यों आई? बात समझ में आई? दूसरा सवाल, सेकेंड कंडीशन में 9.3 किलो जूल इरिवर्सिबिलिटी बढ़ी तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? पहला सवाल क्या है? 10 किलो जूल क्यों आया इरिवर्सिबिलिटी, और दूसरे कंडीशन में 9.3 किलो जूल।
बढ़ गया तो 9.3 किलो जूल का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों बढ़ा ये 9.3 किलो जूल? ये दो सवालों के जवाब आप ढूंढ लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने की तरफ जाएगा, नहीं तो फॉर्मूले में भटकते रह जाओगे। राइट, सो लेट्स थिंक अबाउट इट, फिर डिस्कस करते हैं। चलो बेटा, समझ में आया? नहीं आया? 10 किलो जूल कैसे आया, नहीं समझ में आया? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कौन से टाइप की एनर्जी है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हाई ग्रेड एनर्जी है। करेक्ट है। हाई ग्रेड एनर्जी का मतलब होता है कंप्लीट कन्वर्जन इन मैकेनिकल वर्क। बड़ा सिंपल था, ये 10 किलो जूल को फाइंड आउट कर लेना। शुरुआत में आपके पास में एक बॉल था जो कि 1 किलोमीटर की हाइट पे था, यानी कि उस बॉल में 10 किलो जूल का पोटेंशियल एनर्जी था, जो कि हाई ग्रेड एनर्जी था। जब बॉल 1 किलोमीटर की हाइट से नीचे गिरा तो क्या आपने इस दौरान कोई वर्क ऑब्टेन किया? जब बॉल 1 किलोमीटर की हाइट पे था तो उसमें क्षमता थी वर्क करने की, कितनी? 10 किलो जूल के बराबर। जब उस बॉल को आपने नीचे गिराया तो क्या आपने कोई वर्क ऑब्टेन किया? आपने उस वर्क का नुकसान हो जाने दिया। तो नुकसान कितना हुआ? नुकसान कितना हुआ? 10 किलो जूल का। राइट, तो पहला क्वेश्चन तो समझ में आया आपने को कि 10 किलो जूल का हाई ग्रेड एनर्जी था जिसका मैंने कोई इस्तेमाल नहीं किया, उसका नुकसान हुआ, तो 10 किलो जूल के बराबर इरिवर्सिबिलिटी आई। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2 कि जब बॉल का टेम्परेचर 300 से बढ़ा के मैंने 600 केल्विन कर दिया तो मेरी इरिवर्सिबिलिटी 9 पॉइंट समथिंग बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? तो ये जो आया 9.3 का जो डिफरेंस आया, ये 9.3 क्या चीज है? ये किसके बराबर होना चाहिए? हाँ, हीट लॉस बाय बॉल के बराबर। हीट लॉस बाय बॉल जो हुआ बेटा, दैट इज Q 100 इंटू 600 माइनस 300 हुआ। राइट, तो दैट इज 30 किलो जूल, और ये नंबर तो 9.3 किलो जूल आ रहा है। ये 9.3 किलो जूल क्या है? मैंने आपको जब सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था तो एक चीज बोली थी कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो वर्क प्राप्त करने की संभावना है। उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक रिवर्सिबल हीट इंजन लगाना पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, मेरे पास एक बॉल थी जिसका टेम्परेचर था 600 केल्विन, और मेरे पास एक रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर है 300 केल्विन। राइट, इनके बीच में क्या मैं एक इंजन लगा सकता हूं?
लगा सकता हूं इस इंजन से जो मैक्सिमम वर्क आएगा। कितना होगा वो? हीट लॉस होगा। समझते नहीं हो तुम लोग, मालूम। चलो एक काम करो, निकाल के बताओ मेरे को कितना आ रहा है डब्ल्यू मैक्स में। इसका हीट कैपेसिटी आपको दिया हुआ है 0.1 राइट। इससे कितना मैक्सिमम वर्क मिलेगा वो मेरे को आप निकाल के बताओ। पॉइंट वन। दैट शुड बी इक्वल टू दिस नंबर। क्यों? बेटा देखो, बहुत सिंपल था। पहले बार में अपन क्या किए, बॉल को, इसका आंसर निकाले, डब्ल्यू मैक्स निकाले। डब्ल्यू मैक्स निकाल लीजिएगा, ये नंबर के बराबर आएगा 9.3 के बराबर। राउंड ऑफ एरर होगा, उसको आप लोग चेक कर लेना, 9.3 के बराबर ही आना चाहिए। क्यों आएगा समझो इस चीज को। पहला कंडीशन में मेरे पास एक बॉल था, वो कितनी हाइट पे था, 1 किलोमीटर की हाइट पे था। तो उसके बाद 10 किलो जूल का पोटेंशियल एनर्जी था। पोटेंशियल एनर्जी होने का मतलब मैकेनिकल वर्क होता है, ठीक है। उस बॉल को जब मैंने नीचे गिरा दिया, उस बॉल को जब मैंने नीचे गिरा दिया तो मेरा 10 किलो जूल का नुकसान हो गया। क्लियर? अब सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में मेरे पास बॉल थी जिसमें 10 किलो जूल का पोटेंशियल एनर्जी था। तो सेकंड केस में ये एक नुकसान हुआ, राइट। दूसरा, मेरे पास बॉल का टेम्परेचर था 600 केल्विन और लेक का टेम्परेचर था 300 केल्विन। तो यदि मैं इस बॉल और लेक के बीच में एक इंजन लगा दिया होता तो मेरे को यहां से 9.3 किलो जूल का वर्क मिल गया होता। क्या ये वर्क मैंने ऑब्टेन किया? क्या मैंने इंजन लगाया था क्या? तो मैंने क्या नुकसान किया, 10 किलो जूल का पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान किया, प्लस 9.3 किलो जूल जो मैं टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वर्क ऑब्टेन कर सकता था, मैंने वो भी नहीं ऑब्टेन किया। इसलिए मेरा टोटल लॉस हो गया 19.3 किलो जूल। आई बात समझ में? बहुत सिंपल है। कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा। रिमेनिंग क्वेश्चंस भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं और ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मेरे को सिलेबस खत्म करना है। सिलेबस तो खत्म हो जाएगा, बट पॉइंट ये है कि यू शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट को आप तभी समझोगे, तभी अप्रिशिएट करोगे, जब आप खुद से प्रयास करोगे। जो 2 क्वेश्चन कल की क्लास में मैंने दिए थे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो 1 घंटा 2 घंटा टाइम लगाइएगा और सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। देन वी विल डिस्कस टुमारो। और कल की क्लास में हम देखेंगे कि गैस की एंट्रोपी चेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने देखा लिक्विड का कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं लिक्विड का। हाँ, तो ही तो फॉर्मूला अब तक पढ़ाया हो यार एंट्रोपी निकालने का, एक क्यू बाई टी
और एक ClN T2/T1। तो लिक्विड का कैसे निकलेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Q/T या ClN T2/T1? वाटर का डिपेंड करेगा कि अगर इनफाइनाइट मास है तो Q/T लगेगा, और लिमिटेड मास है तो ClN T2/T1 लगेगा। करेक्ट है। तो अभी हमने देखा है कि रिजर्वायर का एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं, लिक्विड और सॉलिड का एंट्रोपी चेंज हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट। कल की क्लास में हम देखेंगे कि गैस का एंट्रोपी चेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट द पॉइंट इज दैट कि इससे पहले जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको और दिए हुए हैं उनको थोड़ा इफर्ट करो, और घर में टाइम नहीं दे पा रहे हो तो 1 घंटे पहले आ जाओ, यहाँ पे आधे घंटे पहले आ जाओ, बैठ के डिस्कस करो। किसी ने रोका नहीं है कि आप पहले नहीं आ सकते हो, आप लोग तो आते हो एकदम मेरे आने के बाद में। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर 5:45 का टाइम दिया है तो आपको 5:45 से पहले पहुंच जाना है, ताकि आप लास्ट क्लास को रिवाइज कर सको। 6 बजे तो मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूं, तो थोड़ा जल्दी आओ और ट्राई करो क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने का। दोस्तों, ये क्वेश्चंस को जब आप इंजॉय करोगे ना तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आएगा तो फिर काम अपने आप हो जाता है। एक बार अगर किसी बंदे को किसी काम में इंटरेस्ट आने लगे तो वो सक्सेस ऑटोमेटिकली अचीव कर लेते हैं। सक्सेस का एक ही मूल मंत्र है, वो है इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट लाने के लिए मेरे को प्रयास करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से दिमाग पे जोर नहीं डालोगे तब तक आपको वो मजा नहीं आएगा। जब आप खुद से कोशिश करोगे तो या तो आप बना लोगे तो आप अपनी पीठ थपथपाओगे, और नहीं बना पाओगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कहां आप कॉन्सेप्चुअली गलत थे, राइट। तो प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है, राइट। तो ठीक है, फिर कल डिस्कस करते हैं। टीएस डायग्राम से वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, ये मैं आपको जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था उस समय समझाया था। देखो, ये टीएस डायग्राम, 1 2 3, आप प्रोसेस 1 2 में हीट सप्लाई निकाल सकते हो टीएस डायग्राम में, 2 3 में निकाल सकते हो, 3 1 में निकाल सकते हो, राइट। अब यहां पे आप हीट सप्लाई कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, Q12 प्लस Q23, राइट। हीट रिजेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, Q31, राइट। अब नेट क्या होता है, QS माइनस QR। तो बेटा QS माइनस QR कर दिए तो क्या मिल गया, दैट इज एरिया ऑफ द साइकिल। तो टीएस डायग्राम से आप नेटवर्क निकाल सकते हो, राइट। किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस में कौन सा वर्क हो रहा है वो मैं नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा, लेकिन नेटवर्क साइकिल का कितना मिल रहा है दैट आई कैन कैलकुलेट। तो टीएस डायग्राम का अगर आप एरिया निकाल लेते हो तो वो नेटवर्क डन के बराबर होगा। पीवी डायग्राम का अगर आप एरिया कैलकुलेट कर लेते हो, साइक्लिक प्रोसेस के लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर आप पीवी डायग्राम का एरिया कैलकुलेट कर लेते हो तो वो क्या होगा, वर्क डन के बराबर होगा या नेट हीट ट्रांसफर के बराबर होगा। टीएस डायग्राम का एरिया कैलकुलेट कर लेते हो तो वो क्या हुआ, नेट हीट ट्रांसफर, यानी कि नेट वर्क डन के बराबर मिला। इज दैट क्लियर। ये पॉइंट मैंने लिखवाया था कि कोई साइक्लिक प्रोसेस है और वो रिवर्सिबल है तो उसका जो एरिया टीएस डायग्राम पे होगा उतना ही एरिया मेरे को पीवी डायग्राम पे मिलेगा। दोनों इक्वल होना चाहिए और दोनों नेट वर्क डन के बराबर होगा। इज दैट क्लियर। और कोई डाउट, पीवी डायग्राम से मैं वर्क ट्रांसफर निकालूंगा या मैं नेट वर्क ट्रांसफर निकालूंगा, ठीक है। और नेट वर्क ट्रांसफर बेटा साइक्लिक प्रोसेस के लिए, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो उसके लिए नेट हीट ट्रांसफर बराबर होता है नेट वर्क ट्रांसफर के। तो पीवी डायग्राम से तुम क्या निकाल सकते हो, पीवी डायग्राम का एरिया मतलब नेट वर्क ट्रांसफर मिल गया। नेट वर्क ट्रांसफर जो है वो नेट हीट ट्रांसफर के बराबर होगा। इज दैट क्लियर। तो नेट हीट ट्रांसफर आप निकाल सकते हो यूजिंग द पीवी डायग्राम फॉर अ साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस। इज दैट क्लियर। और
क्वेश्चंस को आप देखो और उसको अटेम्प्ट करने का कोशिश करो। अपने मन से क्वेश्चन बना के मत पूछो। अपने मन से अगर मैं बैठे रहूंगा तो मेरा मन भटकता रहेगा, वो मेरे को अंड बंड दिशा में ले जाएगा, कॉन्सेप्ट की तरफ लेके नहीं जाएगा। क्योंकि जब मेरे सामने क्वेश्चन है, वो भी कौन सा क्वेश्चन, जो किसी अच्छी किताब का क्वेश्चन हो। मैं बार बार आप लोग को बोलता हूं कि ऑब्जेक्टिव की उल्टी सीधी किताबें मत उठाया करो। क्यों मत उठाया करो? सवाल गलत, दिमाग गड़बड़, राइट। तो पहले मेरे को सोचने के लिए एक सही क्वेश्चन मिलना चाहिए। क्वेश्चन फ्रेम करना वो बात की बात होती है, वो टीचर का काम होता है। बात समझ रहे हो? क्वेश्चन फ्रेम करना, बैठे बैठे अभी तुम क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर सकते। अभी तुमको क्वेश्चन जो दिया है उसको सॉल्व करना है। मेरे को फ्रेम करना है, मैं 2 मिनट में 15 क्वेश्चन फ्रेम कर दूंगा विद द राइट डेटा एंड विद द राइट अप्रोच। यू कैन नॉट डू दैट। अभी आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है उसको मेरे को अटेम्प्ट कैसे करना है। जब एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा देन यू कैन फॉर्म द क्वेश्चन। और अभी अगर आप क्वेश्चन फॉर्म करते रहोगे कि ऐसा होगा तो क्या होगा, हवाई जहाज की जगह हेलीकॉप्टर लगा दूंगा तो क्या होगा, तो ना हवाई जहाज चलेगा ना हेलीकॉप्टर चलेगा, आप यहीं पे बैठे रहोगे। तो ये जो हमारे जो थॉट्स होते रहे कि सर यहाँ पे हीट ट्रांसफर की जगह वर्ड ट्रांसफर दिया होता तो मैं कैसे करता, इस सवाल में अगर मेरे को वर्ड ट्रांसफर निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पढ़ और फिर सोच कि उसमें क्या डेटा मेरे को दिया हुआ है, क्या मेरे को यूज करना है। बात समझ रहा है? हाँ बोल। क्या बोल रहे हो? कोई साइक्लिक प्रोसेस है? हाँ। देख तू बेटा एफिशिएंसी का फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला ही तेरे को नहीं पता। एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर होता W नेट डिवाइडेड बाय Q नेट तो हमेशा एफिशिएंसी 1 आता, हमेशा एफिशिएंसी 1 आता। लेकिन ये फॉर्मूला होता नहीं है बाबू, ये फॉर्मूला एफिशिएंसी का नहीं होता है। क्या होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला? एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है W नेट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। समझा? नहीं समझ में आया? इधर देख, ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है, राइट। इसमें नेट हीट ट्रांसफर कितना हुआ, नेट वर्क ट्रांसफर कितना हुआ? नेट वर्क ट्रांसफर हुआ W नेट दैट इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 मल्टीप्लाइड बाय से S2 माइनस S1। आया? ये क्या निकाला हूं मैं? ये निकाला हूं मैं W नेट। Q नेट कितना होगा? Q नेट भी मेरे बराबर इसी के बराबर आएगा। Q नेट भी निकालेगा बेटा तो वो भी इतना ही होगा। Q नेट इज ऑल्सो इक्वल टू द एरिया। तो अगर तू W नेट अपॉन Q नेट कर देगा तो एफिशिएंसी तेरी आ जाएगी 1। लेकिन फॉर्मूला क्या है? W नेट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। तो बेटा हीट सप्लाई यहाँ पे 1 2 3 4 कौन से प्रोसेस में हो रहा है हीट सप्लाई? 2 से 3। तो यहाँ पे तो Q नेट नहीं निकालेगा, तू निकालेगा हीट सप्लाई, राइट। एंड व्हाट इज हीट सप्लाई? दैट इज T1 S2 माइनस S1, राइट। तो अब तेरा जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया? W नेट दैट इज S2 माइनस S1 इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। नेट हीट कर दूंगा तो यही वाला नंबर नीचे आएगा। समझ में आ रही है बात? मेरे को यहाँ पे क्या करना है? हीट सप्लाई। हीट सप्लाई कितना है? T1 S2 माइनस S1, राइट। सो आई गॉट द एफिशिएंसी 1 माइनस T2 बाई T1। आया? इतना देखो, यही है
कि इतनी बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, यही हम मिस कर जाते हैं और हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। तुम एफिशिएंसी का फॉर्मूला ही गलत लेके चल रहे थे, और तुम नहीं, ये चीज को मैं शुरुआत में एक्सप्लेन किया था कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला 90 लोग ऐसे बोल देंगे डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाई क्यू नेट, और डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाई क्यू नेट करेगा तो एफिशिएंसी निकालने का जरूरत नहीं है, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू हीट नेट वर्क डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड। और क्यू नेट क्या होता है? क्यू नेट होता है हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन, राइट? अंतर समझ में आया क्यू नेट और क्यू सप्लाई में? क्यू सप्लाई क्या होगा? जो भी हीट सप्लाई हुआ है, पॉजिटिव एनर्जी जो गई है, और नेट क्या होगा? सप्लाई माइनस रिजेक्शन, और वो नेटवर्क के बराबर हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उनको अटेम्प्ट करो, ठीक है? कोई डाउट आता है उसको लिख के रखो। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय किताब पढ़ रहे हो कि नहीं? बुक पढ़ रहे हो कि नहीं? नहीं पढ़ रहा, ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा? किताब पढ़नी है। देखो, ये बात सत्य है कि जो अपन क्लास में पढ़ रहे हैं दैट इज सफिशिएंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन जब आप किताब पढ़ते हो तो एक अच्छी हैबिट डेवलप होती है जो आपके काम आती है। तो कम से कम आधे घंटे 1 घंटे किताब आपको पढ़ना है, और बाकी टाइम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करना है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जितना कॉन्सेप्ट आपको क्लास में मिलता है दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, राइट? लेकिन किताब आपको पढ़नी पड़ेगी, राइट? और कोई डाउट, कंफ्यूजन? ट्राई करो ना यार, डरते क्यों? दो चीज तुमको निकालना है। तुमको पहले क्या करना है? डेल्टा एस, एक बात सुनो, डेल्टा एस यूनिवर्स निकालना है। हिंट इतना दे देता हूं तुमको। अब डेल्टा एस यूनिवर्स कैसे निकालोगे? अब डेल्टा एस यूनिवर्स कैसा होगा? डेल्टा एस वायर होगा, और क्या हो जाएगा? डेल्टा एस एम्बियंट हो जाएगा, ठीक है? हिंट दे देता हूं थोड़ा सा, चलो। अब पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है कि स्टडी स्टेट में है। स्टडी स्टेट में है इसका मतलब क्या हुआ? स्टडी स्टेट में है इसका मतलब डेल्टा एस वायर 0 होगा, करेक्ट है? डेल्टा एस एम्बियंट भी 0 होगा क्या? डेल्टा एस एम्बियंट 0 नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा एस एम्बियंट अगर 0 हो जाएगा तो रिवर्सिबल हो जाएगी, और ये प्रोसेस रिवर्सिबल तो है नहीं। क्यों नहीं है रिवर्सिबल? क्योंकि वायर में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हो रही है। वो कौन सी ग्रेड की एनर्जी है? हाई ग्रेड, जिसका नुकसान हो रहा है, तो ऑब्वियसली प्रोसेस रिवर्सिबल तो नहीं है। तो डेल्टा एस एम्बियंट कैसे निकालोगे? जितना हीट वायर में जनरेट हुआ, जितना हीट वायर में जनरेट हुआ वो एम्बियंट को ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहले कंडीशन में क्या हुआ? डेल्टा एस वायर जो है वो 0 हो गया, और डेल्टा एस एम्बियंट जो है वो क्यू बाई टी से आप निकाल लोगे। एम आई क्लियर? सेकंड कंडीशन में क्या होगा? वायर इज परफेक्टली इंसुलेटेड, तो क्या हो जाएगा उससे? डेल्टा एस एम्बियंट जो है वो 0 हो जाएगा। वायर इंसुलेटेड है यानी कि एम्बियंट में कोई हीट नहीं गया, करेक्ट है? अभी आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा एस वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? राइट, सी एल एन टी टू बाई टी वन से आप डेल्टा एस वायर निकाल लोगे। दो चीजें आपको निकालनी है, डेल्टा एस एम्बियंट और डेल्टा एस वायर, राइट? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दोनों कंडीशन में इरिवर्सिबिलिटी में डिफरेंस आएगा। आपको ये फाइंड आउट करना है कि दोनों में इरिवर्सिबिलिटी में डिफरेंस क्यों आ रहा है, और जो डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है। तो जो क्वेश्चन अभी आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, उसी टाइप का क्वेश्चन अगला वाला भी है। ये वायर वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है, जहां पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इरिवर्सिबिलिटी में अंतर क्यों आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो अभी तक जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी एनीबॉडी? बाकी जो शीट के क्वेश्चन है उनको, जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको ट्राई करेंगे, और डेली शीट लेकर आएंगे ना, शीट लेकर डेली आएंगे। चलिए ठीक है, फिर कल डिस्कस करते हैं।